Good morning, everyone. May I audible now? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जस्ट वेट थोड़े लोग और थोड़ा ज्वाइन हो जाए फिर देन आई विल स्टार्ट माय क्लास। एक्चुअली आज की जो क्लास है वो दत्ता सर की क्लास थी। वो किसी पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट काम में थोड़ा बिजी हैं। जो मेरी क्लास होनी थी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र शुक्ला है और जो मेरी क्लास है 19 और आई थिंक 18 अक्टूबर के आसपास, दो क्लासेस सैटरडे संडे। सो वो मैंने रीशेड्यूल अभी आज हुई है। आप लोगों को आई थिंक पता चल गया होगा बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बेटा वेट, मैं सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जस्ट वेट बेटा। ओके, सो मैं ऑडिबल नाउ। यस सर। ओके बेटा। एक्चुअली जो आज की क्लास है आपकी, जो मॉर्निंग की 9 to 11, एम सी एस 6, जो आपके काउंसलर थे रतन सर, दत्ता सर। सो अभी फ़िलहाल वो आज अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ इमरजेंसी को उनकी कुछ मीटिंग आ गई है। सो जो मेरी क्लास थी 18th को 19th को, एम सी एस 2 to 7। सो आज मैं वो शेड्यूल करूँगा। मेरी जगह बाद में जब मेरी क्लास होगी वो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे, देन वो सर ले लेंगे, ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास आज मैं लूँगा। द टाइमिंग इज़ 9 to 11 एंड 1 to 3। सो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट आपको क्लास से मतलब है, तो मेरी क्लास थोड़ा सा रीशेड्यूल हुआ है कि आपकी क्लास एटलीस्ट गड़बड़ ना हो एटलीस्ट। सो देख लेते हैं 2 से 3 मिनट, देन आई विल स्टार्ट माय क्लास। जस्ट मिनट देख लेता हूँ, बच्चे अपने ही नाम से ही आए हैं। आकाश, शेखर, अंश, जितेंद्र, कोमल, महिमा, मैथ्यू, जफर, मुकुल, सुधाकर पांडे। ठीक है, आप अपनी अटेंडेंस जो है चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। चैट बॉक्स में जो अटेंडेंस डाल रहे हैं, अपना नेम और इनरोलमेंट नंबर वो ज़रूर मेंशन करना। मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कौन से रीजनल सेंटर से हैं क्या नहीं, बट फिलहाल नेम और एक बार ही लिखना, बार बार नहीं। 9 से 11 के बीच के टाइमिंग में है, देन वो आप जरूर मेंशन कर देना, मैं देख लूँगा। जैसे जगत सिंह गौर, ओके ठीक है, मुकुल हो गए। प्लीज जब भी नाम टाइप करें तो अपने नेम का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल जरूर मेंशन करें। अभी जैसे लिख दिया, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक जैसा ही बना रहेगा, ठीक है। तो हार्ड, ठीक है। सो बस मुझे 5 मिनट दीजिए, देन स्टार्ट करते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट आईटीएस जो लिखा हुआ है, सो प्लीज अपने नाम से ही इनरोल्ड हो जाइए। या अपना जो डालना है उसमें प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सो नाउ टुडे वी विल, मैं ऑडिबल नाउ ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we will discuss about the cloud computing. Basically, your MCA third semester means course code is a MCA, sorry, MCS 2 to 7, cloud computing and IoT. So what is the means of cloud computing, and after that we will discuss about the IoT, Internet of Things. So now in this class, in this session, we will discuss about the block 1, cloud computing fundamental and virtualizations, introduction of a cloud computing, models of a cloud computing, resources of a cloud computing.
बट सबसे पहले हम जनरल डिस्कस करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, तो उसके बारे में है। सो ओवरव्यू ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज एंड क्यों यूज करते हैं, बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज करते हैं बेसिकली, वो हम लोग आज अभी डिस्कस करते हैं। नाउ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट। Can you see my screen? Yes, sir. Okay. सबसे पहले आपकी यूनिट ब्लॉक से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या है क्या नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग। So basically cloud computing is the delivery of a computing services over the internet. So इसमें क्या पढ़ना है, क्लाउड्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड सिक्योरिटी मेजर कंसर्न्स एंड फ्यूचर ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग। So basically cloud computing is the on demand access, scalability and flexibility and pay as you go, means in the sense कि हमें क्लाउड से दो चीजें होती हैं। एक है आपका जो नॉर्मल हम कहते हैं ना क्लाउड सा बना हुआ है। सो यहाँ क्लाउड बेसिकली इंटरनेट ही है, कंप्यूटिंग है, सिस्टम, सारा सिस्टम जो भी है इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड रहता है आपका सारा का सारा सॉफ्टवेयर। देन सर्वर है, वो डेटा मेरा वहां पे स्टोर, इससे काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं। इन शॉर्ट मैं अभी डीपली न जाके नॉर्मल आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए थोड़ा सा रिलायबल और थोड़ा सा क्या कहते हैं एडवांटेजेस फुल क्यों है। सपोज हम नॉर्मल अभी क्या करते हैं, एक अपने लोकल होस्ट पे अपने सिस्टम पे सारा डेटा मैं स्टोर करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरा सिस्टम तो मेरे ऑफिस या फिर मेरे घर पे है, देन और मैं कहीं दूसरे प्लेस पे हूँ, मुझे थोड़ा सा वो डेटा एक्सेस करना है। तो विदाउट नॉर्मल होता है कि विदाउट इंटरनेट तो पॉसिबल है ही नहीं। अब चलो इंटरनेट भी है आपके पास भी, उस सिस्टम पे भी लगा हुआ, तो मेल के थ्रू सारा कुछ भेज रहे हैं, बट मुझे नॉर्मल एक्सेस करना, मुझे चाहना है कि मैं किसी से ना बोलूं, मैं सीधे सीधे अपने सिस्टम के नेटवर्क में जाऊं और उसका डेस्कटॉप एक्सेस करूं, मेरे लिए इजी हो जाए, कहीं से भी किसी भी टाइप का यूज कर ले। तो होता क्या है, कभी कभी हर कंपनी एक ऐसा क्लाउड सर्वर यूज कर रही है कि सारा का सारा डेटा उस सर्वर पे है और देन इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर ले। जैसे कि नॉर्मल बेटर एग्जांपल आजकल आपका गूगल ड्राइव है। हम क्या करते हैं, गूगल ड्राइव में सारा डेटा मेंशन कर लेते हैं, एटलीस्ट जो उसकी लिमिट है, ठीक उस लिमिट के अकॉर्डिंग जितना स्टोरेज है वो है। अब मुझे स्टोरेज बढ़ानी, देन हम कुछ उसका पर्टिकुलर हम कुछ पे करेंगे, देन हमें वो एक्सेस देगा, वो हमें स्टोरेज और बढ़ा देगा। सेम काफी सारी कंपनियां क्या कर रही हैं कि ऐसा एक सर्वर प्रोवाइड कर रही है हर कंपनी, और सारा डेटा उसमें रहता है। उसमें क्या है कि जितना मैं पैसा पे करूंगा एक कंपनी, उतनी मुझे उसकी सर्विसेज मिलेगी, चाहे डेटा एक्सेस के लिए मिले, डेटा स्टोरेज के लिए मिले, सिक्योरिटी कंसर्न्स के अकॉर्डिंग जितना हम पैसा करते हैं। होता है ना कि आप जिस हिसाब से आपको सर्विसेज चाहिए उस हिसाब से आप पैसा पे करो, आपके लिए इजी रहेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एटलीस्ट मेरे एंड से हेडेक नहीं रहेगी। मेरा अभी उतना बजट नहीं है कि मैं सारा का सारा डेटा क्लाउड पे शिफ्ट करूं, माइग्रेट कर दूं उसमें, और कैसे काम करूंगा, मैं सारी चीजें नहीं प्रोवाइड कर मीन, अगर मैं किसी कंपनी का ओनर हूं, मैं सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखूं, डेटा प्रोटेक्शंस भी दे दूं, डेटा मेरा कहीं अगर स्टोरेज फुल हो गया फिर मैं उसके लिए कैसे दूसरा सर्वर बनाऊं। तो बेटर है मैं किसी दूसरे से बात करूं और मैं
इजी वे में मैं सीधे सीधे काम करना स्टार्ट कर दूं। तो वो जब भी होगा वो इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस होगा। तो नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे करते हैं। ये बेसिकली मेरी यूनिट है, मतलब मेरी अपनी नोट्स है। अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी आपके ब्लॉक में ना जाके नॉर्मल मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या चीजें ओवर उसके लिए, कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, ओरिजिन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कंपोनेंट क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देन बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस पे आते हैं। So why cloud computing? So firstly we will discuss why cloud computing. So cloud provides a host of benefits which make it so popular. We can not only store large amount of data securely on the cloud, but is it also possible to rent the latest high tech software and even hardware. जितनी भी क्लाउड प्रोवाइडिंग कंपनी है वो सिर्फ बेसिकली डेटा के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए नहीं दे रहे हैं। सिक्योरिटी बेसिक आजकल क्या है कि मेरा अपना डेटा को हमें कैसे सिक्योर करना है। हम नॉर्मल अपने अपने तरीके से पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है मेरा डेटा सिक्योर है, बट क्या डेटा सिक्योर है? क्योंकि हैकर्स तो बैठे रहते हैं। आजकल किसी का पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया जिसका उसका अपना डेटा। अगर आपका अपना फोन लॉस्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि मेरा डेटा, मेरी अपनी फोटोग्राफ्स होगा, इवन हम लोग अपना ट्रांजेक्शन्स वगैरह भी सब रखा है फोन के नोटबुक में। हम फोन के नोट में हमने अपनी कुछ क्या कहते हैं पासवर्ड पिन नंबर भी सबने रख रखे होंगे, तो एटलीस्ट मेरा फोन ना खोए, क्योंकि मेरा सारा ट्रांजेक्शन से डिटेल, सारा डेटा, पासवर्ड, पिन नंबर सब कुछ पड़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या करें? तो हम यही करते हैं कि भाई पहले सब ब्लॉक कराएं, सारी चीजें हैं और ड्राइव पे हैं। आईफोन वगैरह में तो सिक्योरिटी है कि कहाँ पे फोन जा रहा मूवमेंट तो कैच कर सकते हैं। तो सारा डेटा अगर क्लाउड पे होगा, मेरा कल के दिन मेरा सिस्टम भी क्लैश कर जाएगा, वो प्रॉब्लम होगी, तो हम क्लाउड से रिट्रीव कर देते हैं। पहले हम क्या करते थे, मैनुअल मेरा हमारा वर्क होता था, मैनुअल इन द सेंस रजिस्टर्स में होता था। देन किसी में लिख रहे, जो ट्रेडिशनल चलता था बही खाता जिसे हम बोलते हैं, और कोई प्रॉब्लम आ गई, पेज फट गया, आग लग गई, समथिंग जो भी है, तो सारा का सारा डेटा चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब क्या है, मेरे सिस्टम पे जो डेटा है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बननी है, क्लाउड पे भी उसकी एक अलग से डुप्लीकेट कॉपी बनती होगी। रीजन कुछ भी, कहीं से कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेटा को हम रिट्रीव कर लेते हैं। नॉर्मल देखा जाए, आपका अपना सिस्टम है, आपने फॉर्मेट मार दिया, फिर भी डेटा हमारा रिट्रीव हो जाता है। भाई हार्ड डिस्क में डेटा हमारा स्टोर है। छोटी सी बात आपको बताता हूं, मींस मेरे हार्ड डिस्क का सपोज स्पेस है 250 जीबी। अब 250 जीबी है, मेरा कुछ अपना ऐसा डेटा है, मैंने उसको डिलीट मार दिया, और डिलीट के बाद भी कोई अगर रिट्रीव करना चाहेगा डेटा तो मेरा रिट्रीव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम हार्ड डिस्क को ही फॉर्मेट मार देते हैं। मींस 250 जीबी का स्पेस है और सिर्फ क्या कहते हैं, मैंने डेटा को फॉर्मेट मार दिया, और मैंने फॉर्मेट मारने के बाद में 50-100 जीबी का डेटा डाल दिया। होता क्या है कि हमें तो ये लगेगा कि मैंने दूसरा डेटा डाल दिया, डेटा को डिस्क को मैंने फॉर्मेट मार दिया, अब तो कोई डेटा रिट्रीव नहीं कर सकता, बट डेटा फिर भी रिट्रीव करेगा। आप चाहे 2 बार फॉर्मेट मारो, 3 बार फॉर्मेट मारो, बट कब डेटा हमारा रिट्रीव नहीं होगा, एक छोटा सा कंसर्न है। अगर 250 जीबी की 250 जीबी की मेरी अगर हार्ड डिस्क है, तो फॉर्मेट मारने के बाद में पूरा का पूरा 250 जीबी का डेटा में उसमें स्टोर करना पड़ेगा। डेटा तभी रिट्रीव नहीं होगा जब वहां पे ओवरराइट एटलीस्ट हो जाएगा, तब हमारा फॉर्मेट मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद 250 जीबी स्टोर करेंगे फुल डेटा। क्योंकि आपने 100 जीबी का डेटा स्टोर किया है, 150 जीबी खाली, तो हमें लगता कि वहां पे स्टोर नहीं, उन्हें सिस्टम को हार्ड डिस्क में जहां पे भी डेटा की पहले से उन्हें लगेगा यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ था, तो वो स्पेस छोड़ के बाकी हर जगह डेटा पे जहां खाली स्पेस होगा वहां पे डेटा को मेरा स्टोर करता है। सेम वही चीज है कि डेटा हमारा रिट्रीव हो जाता है जब फॉर्मेट मारने के बाद रिट्रीव होता है, तो सेम क्लाउड कंप्यूटिंग भी यही चीजें करती है
कि हमें उसकी डुप्लीकेट कॉपी कल के दिन कोई चीज प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे, सारा कुछ हमारा उसके कंसर्न के अकॉर्डिंग काम करना इश्यू हो जाता है। तो वही चीजें हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कंसीडर that you are using a traditional method of computing in your office. छोटा सा एग्जांपल है। Now if your company recruits some more employees, then you need to do all the hardware as well as software setup for all those employees again, which will be increase your expenses. भाई मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं, एक सर्वर छोटा मोटा है, अब मुझे और चाहिए तो एटलीस्ट हमें कुछ एक्सपेंस बनाने पड़ेंगे, कैसे क्या मेंटेन करेंगे, तो वो चीजें हैं सेटअप। So however, using cloud computing, you get the platform on a rent and simply provide the employees a terminal and credential to log on to their virtual system. Hence, in this case, you rent the processing time, memory and software setup. So whenever an employee quits, his resources are freed and there is no need to pay for those rentals. एक छोटा सा एग्जांपल है सारी चीजें। सो नेक्स्ट आते हैं, बेसिकली द क्लाउड इटसेल्फ a set of a hardware, network, storage, services and interfaces that enable the delivery of a computing as a services. Now definition of a cloud computing, क्या मेन डेफिनेशन है ये आप देख रहे होंगे। ये इंटरनेट बेसिकली क्लाउड बना वो आपका इंटरनेट है, सारे इंटरनेट से सारे के सारे आपके टर्मिनल्स कनेक्टेड है, मींस ये कोई सर्वर भी है यहाँ पे। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ ए कंप्यूटर power, infrastructure, application, storage and other IT resources through as a cloud services platform via the internet pay as you go pricing. मीन्स ये सारी की सारी सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करती है क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, जो आपका क्या कहते हैं इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, जितना आप पे करते हैं। छोटा सा एग्जांपल की बात करते हैं, अब आजकल ईआरपी सिस्टम चल रहा है, ईआरपी सिस्टम। और ईआरपी में क्या है, कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि उसका लिंक है, सारा डेटा भी उसी में स्टोर है, ठीक है, वो चीज चलती है। पहले अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल्स की बात करते हैं, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट सर, ईआरपी मींस सर एसएपी वही है ना, है ना? ईआरपी, हाँ एसएपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज बताता हूँ। अभी मैं अभी आपके ब्लॉग पे ना जाके छोटी छोटी चीजें डिस्कस करता हूँ। ईआरपी में क्या है, अगर मैं कॉलेज एक यूनिवर्सिटी का मॉड्यूल उठाता हूँ, ठीक, उसमें क्या होगा ईआरपी में कि अगर मैं किसी कॉलेज में हूं, अभी आप लोग इग्नू है, ओडीएल सिस्टम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप रेगुलर या किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज में अगर आते हैं तो हर किसी को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देते हैं। यानी एक स्टूडेंट का है, मेरा स्टूडेंट का है, तो मेरे पास नोटिफिकेशंस आ जाएगा, नोटिफिकेशन मेरी फीस का, मेरी एग्जाम शेड्यूल, सारा चीज आ रहा है, मैं सब भेज रहा हूँ। सेम एक टीचर्स के पास उसकी अटेंडेंस, सारी चीजें आती रहती, कब कहाँ पे कैसे क्या है। एक कॉलेज का पूरा मॉड्यूल बना होता। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रुकना जरा। ये Amazon बेसिकली एक ऐसा ईआरपी सिस्टम है जो MIT यूनिवर्सिटी ने डिजाइन करा। ये मेरे पास है क्योंकि मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो मेरे पास है ये सारी चीजें। अब इसमें कोई एनरोलमेंट नंबर है, इसका पासवर्ड है। अब इसके थ्रू मैं पहुंच सकता हूं कि मेरे में पोर्टल में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां पे सब कुछ सेंट्रलाइज चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन या एकेडमिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो सारा का सारा इसमें मेरा आ जाएगा। एक मिनट, ये है मेरा अपना एमएटी का। अब जैसे ये आ गया पॉप है कि मुझे एबीसीआईडी बनानी है, तो कैसे क्या बनाना, अब टीचर्स तो गाइड नहीं कर रहा, नोटिफिकेशन आ गया तो मैं इस पे ओपन करूंगा। या सपोज अगर कोई 5 डे मेरा वीक अब्रॉड का प्रोग्राम अगर बनता है, कहा मुझे वर्कशॉप के लिए जाना, इतनी मुझे फीस देनी है, तो वो सारी चीजें हैं। नाउ अच्छा ये भी आ गया, क्या आ गया भाई, चलो ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन यार। अब देखिए यहाँ पे है मेरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, माय कोर्स, रजिस्ट्रेशन, टाइम टेबल, फैकल्टी, एग्जामिनेशन, सारा का सारा यहाँ पे है, ठीक है। सजेशन बॉक्स,
कुछ भी चाहिए होगा यहाँ पे, अटेंडेंस है, कोई फीस ड्यूज है नहीं है, कोई स्टूडेंट सर्विसेज से रिलेटेड मुझे काम करना है, वो सारी चीजें हैं। देन यहाँ पे आपका लाइब्रेरी का आ गया सारा चीज। देन नोटिस पीएचडी वाइवा एग्जामिनेशन इनका है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस पोर्टल पे मिल रही है। देन अगर मैं अपने कोर्स की बात करूंगा तो मेरा कोर्स ये चल रहा है, मेरा 5th सेमेस्टर है, मेरा रजिस्ट्रेशन मुझे कुछ करना है तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो अगर आता है तो मुझे प्रिंट निकाल के भेजना है। मेरी फैकल्टी, मेरा एग्जामिनेशन रिजल्ट, सब कुछ इसमें मेंशन हो रखा है। तो ये है एक ईआरपी सिस्टम। सेम टीचर की ये है एज ए स्टूडेंट। टीचर्स के एंड में क्या होता है बेटा, इसमें कि आपकी सारी डिटेल है, आपकी जैसे क्लास लेगा अटेंडेंस यहाँ पे शो कर देगा, देन आपको भी अटेंडेंस शो हो जाएगी। ये एक बेनिफिट है, ये अमेज़न के सर्वर पे सारा स्टोर है, ऑनलाइन एक्सेस है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर, सपोज ऑनलाइन किसी भी चीज का ऑनलाइन कंपाइलर की बात करते हैं, ये है कुछ ऑनलाइन सी कंपाइलर है। मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं सी को डाउनलोड करूं या ना करूं, ये तो फ्री है। सेम ऐसे ही काफी सारे, अब देखो सब कुछ बना हुआ है सी का, अब मुझे जो भी प्रोग्राम बनाना है, रन करना है, सारी चीजें आपके बेस पे आ जाएगी, सब कुछ वहीं पे दिखेगा, तो आप ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू सब कुछ देख सकते हो। ये तो होता क्या है, कुछ कंपनी क्या करती हैं, ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर बना के देती है हर कॉलेज में, कि हर बच्चे को दे दिया, उसमें सी भी है, C++ भी है, जावा, पाइथन, जहां पे भी क्लिक करना है ऑनलाइन सारा काम हो रहा, आपका प्रोग्राम उस ऑनलाइन कंपाइलर पे स्टोर होगा, आप कहीं से प्रिंट निकालना निकाल सकते हो। एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी छोटी सी मशीन है, इसमें आप कितने कंपाइलर स्टोर कर दोगे, अब जितने आप इसमें स्टोर करोगे एटलीस्ट सिस्टम एटलीस्ट आपका स्लो हो जाएगा। सो ये बेनिफिट होता है। मैंने लिंक डाला, उनके सर्वर पे गया, सारा कुछ स्टोर है। पर बच्चा मुझे एक वो दे देना पड़ता है, क्या कहते हैं, पैसा। जैसे कि एक ऑनलाइन आपका ईआरपी है केमू, आप केमू सर्च करोगे, ये हर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में चल रहा है, ये लॉगिन केमू, इसका अपना कुछ पासवर्ड होगा, इसमें यूनिवर्सिटी का है, एज ए स्टूडेंट है, सॉरी स्लो चल रहा है, तो इसमें बेसिकली एलएमएस, वर्चुअल क्लासरूम सब कुछ बना पड़ा हुआ है। तो आपको इसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, सब कुछ आएगा कि आपको कौन सी बस मिलेगी या टाइम टेबल आएगा। एक ऐसा है स्कूफाई, कुछ छोटे छोटे ये इस टाइप की ईआरपी स्कूफाई बेसिकली स्कूल में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो स्कूफाई में आ रहा है टीचर लॉगिन, पेरेंट्स लॉगिन। टीचर लॉगिन पे अगर हम जाते हैं, मेरा एटलीस्ट बंद क्योंकि मेरा नहीं है, तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, बच्चे की सारी डिटेल सब कुछ आ जाएगा, तो मुझे अटेंडेंस निकालने में, कंपाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें एक्सेस बन जाएगा, टीचर्स की अटेंडेंस लग जाएगी, टीचर्स अगर इसमें लीव भेजेगा तो लीव यहाँ पे लिख देगा, कुछ बने होते हैं, और जो हेड होगा उनके पास पहुंच जाएगा, वहां से अप्रूवल आ जाएगा, सब कुछ पेपरलेस चलेगा। ये बेनिफिट्स होते हैं बेसिकली। अब क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है तभी सारा कुछ सारा आपका इस टाइप का ईआरपी चल रहा है, तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। नाउ ये हिस्ट्री ऑफ ए क्लाउड है। कंप्यूटिंग कब स्टार्ट हुआ था, 1960 से स्टार्ट हुआ था, फाइनली 2014 पे बूम पे आ चुका था। ये छोटे छोटे हिस्ट्री है, कब कहाँ पे कैसे क्या है, वो आपके ब्लॉग में भी मेंशन है, तो इस पे डिस्कस ना करके नॉर्मल है। स्टार्ट 1950 से चल रहा था, टाइम ऑफ मतलब थ्योरी ऑफ टाइम शेयरिंग आया, फिर देन दूसरा ARPANET आ गया, फिर एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू आ गया, सारा कुछ है। 1997 सारा कुछ स्टार्ट हो गया था, तो इस पे ना जाए। बट आजकल क्या है, कुछ कंपनियां हैं जो हर टाइप की क्लाउड सर्विसेज, जैसे हम लोग देखते हैं अमेजोन का है वेब सर्वर, AWS चल रहा है, गूगल ऐप चल रहे हैं, एज्योर चल रहा है, IBM चल रहा है, ये सारे के सारे प्रोवाइडिंग है। बट मेन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑन डिमांड सर्विसेज। ऑन डिमांड,
जो जिस टाइप की आपकी डिमांड करोगे उस आपकी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। देन ब्रॉड नेटवर्क सर्विसेज दे रही है, रिसोर्स पूलिंग का ऑप्शन दे रहा है, रैपिड इलास्टिसिटीज दे रहा है, मेजर सर्विसेज में और भी चीजें आ जाती हैं। तो ये बेसिकली मेन क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो डिस्कस करते हैं कि ऑन डिमांड सर्विस क्या क्या है, कैसे यूज चलती हैं ऑन डिमांड। सो द यूजर कैन प्रोवाइड द required resources automatically without human interventions. ब्रॉड में क्या है, accessible from any of the consumer device such as a mobile, laptop, tablet, desktop. ये है नेटवर्क से कनेक्टेड है तो किसी भी डिवाइस के थ्रू आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्स पूलिंग में क्या है, मल्टीपल कंज्यूमर कैन यूज मल्टीपल फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेस डायनेमिकली असाइन्ड एंड रिजाइन्स अकॉर्डिंग देयर डिमांड्स। और रैपिड इलास्टिसिटी में क्या है, कैपेबिलिटी कैन बी प्रोवाइड सिलेक्टेड, दे कैन बी स्केल्ड अप एंड डाउन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर डिमांड। मेजर सर्विसेज में क्या है कि आप और भी सर्विसेज अगर लेना चाहते हैं, चाहे सिक्योरिटी का हो, इसकी डुप्लीकेट कॉपी समथिंग जो भी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। तो और भी जो इसकी सर्विसेज लगी होंगी वो सारी चीजें हैं। अब आते हैं मेन चीज कि जो क्लाउड की सर्विसेज होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं, और इन्हीं सर्विसेज पे ही हमें सारी चीजें पे करनी होती है। सो बेसिकली 3 कैटेगरी होती है हमारी क्लाउड की। पहला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। फर्स्ट टाइप ऑफ ए क्लाउड सर्विसेज इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एज अ सर्विसेज, जिसे बोलते हैं IaaS। हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस की सर्विसेज चाहिए, तो क्या करेंगे। सेकेंड वन होता है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज चाहिए, तो क्या करेंगे। एंड थर्ड वन इज अ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। कोई उनमें से कोई एक सर्विसेज ही लेता है, कोई इसमें से तीनों ही सर्विसेज लेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का लेंगे तो हमें उस हिसाब से पे करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म लेंगे तो हमें उस हिसाब से पे करना पड़ेगा, एंड सॉफ्टवेयर अगर लेंगे तो हमें किस हिसाब से पे करना पड़ेगा। ये सारी की सारी सर्विसेज होती हैं। अगर हमें तीनों ही लेना पड़ेगा तो हमें उस हिसाब से पे करना पड़ेगा, वही चीजें हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में क्या है, द क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दे रहा है क्लाउड प्रोवाइडर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी में क्या होगा, सर्वर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ जी, सॉरी सर फॉर इंटरप्टिंग। सर ये चीज पूछनी थी, जैसे आप बोले थे कि मतलब तीनों भी लेनी पड़ेंगी, अगर हम कार्स लेंगे तो उसमें बाकी चीज नहीं आएंगी। देखो हर चीज में थोड़ा नहीं, अगर हमें, मैं बताता हूँ एक चीज आता हूँ। होता क्या है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें एक वर्चुअल सारा चीज हमें मिल गई जी, बट हमें अगर उनका कोई सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर या सर्विसेज भी यूज करनी है जस्ट लाइक, तो हमें वो सर्विसेज भी हमें लेनी है, तो हमें वो भी ले सकते हैं। अगर तो मुझे सर सिर्फ डेटा, अब सपोज हमें सिर्फ डेटा स्टोर करना है, जी सिर्फ हमें अगर डेटा स्टोर करना है तो डेटा स्टोर कर सकते हैं, बाकी चीजें नहीं लेंगे। डिपेंड करता है कि हमें क्या सर्विस, बेसिकली होता है कि हमारा बजट क्या कहता है। यस सर। अगर हम छोटे मोटे स्टार्टअप हैं तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपना सर्वर प्रॉपर ना बना के, इतना मुझे डेस्कटॉप सारी चीजें नहीं, हम वर्चुअल डेस्कटॉप, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों नहीं यूज कर लें कि 2 सिस्टम है, नेटवर्क से कनेक्टेड है, मेरा सिस्टम मेरा वहां पे रखा है। अब हमें सिर्फ डेटा स्टोर करना है। अब इसमें भी अभी आगे आएगा पब्लिक और प्राइवेट, कि वो डेटा मेरा पब्लिक के थ्रू हम यूज करें, मतलब सॉरी कि हम जो भी हम यूज कर रहे हैं इनकी सर्विसेज पब्लिकली यूज करें या प्राइवेट यूज करें। प्राइवेट में थोड़ा सा और सिक्योरिटी मिल जाएगी, पब्लिक में तो कोई बात नहीं, चलता है आने तो, डेटा मेरा सिक्योर है, टेंशन नहीं, बट वो सिक्योरिटी उतने लेवल पे वो प्रोवाइड नहीं होगी। तो वो डिपेंड करता है हमें कौन सा मॉड्यूल लें, कौन सा कैटेगरी लें, सारी चीजें हैं। अब होता क्या है कि अब छोटी सी चीज होती है, हम अगर एक कोई रेंट पे रूम लेने जा रहे हैं 1 BHK,
1 BHK 2 BHK ले लिया, 2 BHK ठीक है मेरा पड़ा हुआ है, अब उनसे बोलते हैं कि भाई ठीक है 2 BHK आपको दे रहा है, आपका ये स्पेस है, आपको आना जाना मिल रहा है। बट कहीं कहीं पे क्या होता है, आप अगर फ्लैट देखते हैं कि नहीं यहाँ पे पार्किंग की भी है और पार्किंग के साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी लगा हुआ है, तो भाई सिक्योरिटी गार्ड है, पार्किंग है, थोड़ा हमें मेंटेनेंस और देना पड़ेगा नॉर्मल। ऐसे पार्किंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, आप अपनी गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दो जाके। तो हम जिस हिसाब से हम फ्लैट देखेंगे, जिस हिसाब से पैसा पे करेंगे, उतनी अच्छी हमें फैसिलिटीज मिलेगी। वो लाइक नॉर्मल, फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड रूम। हाँ बिल्कुल 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 सेम। यहाँ पे क्लाउड का भी ऑप्शंस वही होता है कि हमें जैसी जैसी सर्विसेज लेनी है वो हमें पैकेज के अकॉर्डिंग सारा कुछ चलता है। आजकल हर मामले में हर जगह एक पैकेज चलने लगा है, तो वही सर चीज है। जैसे मैंने पढ़ा था कि जैसे पास IAS PAS और SAS रहता है, तो पढ़ा था कि मतलब जैसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है और IAS PAS और SAS है, तो IAS में थोड़ा कम रहता है और PS में थोड़ा हमें ज्यादा मिलता है, और जो SAS है उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपनी एप्लीकेशन रन करनी पड़ती है उस बस पर। बस बस भाई हमें उनका पे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेटा स्टोर के लिए चाहिए। तो वही है, सॉफ्टवेयर अगर थोड़ा सा लेंगे तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। कोई कोई बेसिकली इन द सेंस ये मान के चलते हैं, क्लाउड की जो भी सर्विसेज लेना है वो जितना हम ले रहे हैं उस हिसाब से हमें पैसा पे करना है। हम अपना बजट देखेंगे, वो है वैसे वैसे करके हमारा यूज होगा। बट कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज करना, वो भी हमें सारा का हमें चेक करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो डोंट वरी। ओके, थैंक यू। हाँ, अब आते हैं इसमें क्या क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज में वर्चुअल मशीन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है ऑन पे एज यू गो बेसिस। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहा है आपका, मींस मेरा डेटा भी स्टोर हो रहा है क्योंकि सर्वर में है, वर्चुअल मशीन मिली है, नो इशू, नेटवर्क से रिलेटेड है, सारा कुछ हमें यूज हो रहा है। देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में क्या है, द डेवलपर्स मे यूज द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑन डिमांड फॉर क्रिएटिंग अ वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस। अगर मुझे कुछ और चीजें चाहिए तो डेवलपर के थ्रू बात करके मुझे वो चीज क्रिएट होनी है। सो दे नीड नॉट वरी अबाउट सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में आ जाएगी कि द डेवलपर्स मे यूज द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑन डिमांड फॉर क्रिएटिंग अ वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। नाउ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में क्या है, द यूजर जस्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू फोन, PC और टैबलेट, use the application hosted on cloud. So the cloud services providers host and manage the software application, infrastructure, handle maintenance, upgrade including छोटी सी बात है, अगर हम क्लाउड बेस्ड है आपका ERP या समथिंग जो भी करते हैं, मुझे बार बार होता ना मेंटेनेंस, वो अपना खुद देखेंगे। अपग्रेडेशन सॉफ्टवेयर का वो अपना खुद चेक कर रहे हैं। मैंने अभी बताया कि जैसे स्कूफाई का आ गया या अमेजोन का आ गया, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर लेके बैठे हैं अपना सॉफ्टवेयर एज ए ERP कि हमें बस नोटिफिकेशन डालनी है, सारे बच्चों को पहुंच जाएगा, बस बच्चों का हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के देना है। आजकल काफी चीजें आ रही, जैसे मेरे पास भी काफी सारे फोन्स आ रहे थे कि सर आप एक ERP यूज कर लीजिए, ये सारी चीजें। बट अगर सिर्फ एक सिंगल कोर्स चला रहे हैं तो उसके लिए मैं ERP नहीं अभी ले सकता हूँ, क्योंकि रीजन क्या है, हमारे पास 180 बच्चे हैं, सपोज 60 3 बैचेस चल रहे हैं ओनली BCA के, तो 180 के लिए हम फिर अपना ही कुछ अगर बनाना तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक्सेल के थ्रू सारी अटेंडेंस का देखना है तो अटेंडेंस उसके थ्रू देख सकते हैं, या कुछ और भी चीजें हैं बेसिकली जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली उसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो हम क्यों पे करें अभी। ये ERP सिस्टम वहां पे अच्छे से वर्क होता है जहां पे 1000 से ऊपर बच्चे अगर हैं, प्रॉपर मल्टीपल कोर्सेज हैं, हमें एक एक चीज भेजनी है तो मैसेज हम ERP पे डाल दें, ERP का नोटिफिकेशन बच्चे ने इंस्टॉल कर रखा है, सॉरी ऐप वगैरह, नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूज कर सकते हैं। या तो नॉर्मल हम हर चीज वेबसाइट पे डालते हैं और बोलते हैं कि वेबसाइट को हम चेक करते रहें, तो वेबसाइट चेक करें ना करें एक अपना इश्यू है नोटिफिकेशंस के लिए।
और ईआरपी का सबसे अच्छा काम है, अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूँ तो मुझे सारी सर्विसेज मिल रही है, मुझे ऑनलाइन वर्चुअल लाइब्रेरी मिल रही है, नंबर ऑफ बुक्स जो भी हमें पढ़ना है वो मिल जाएगा। सपोज कोई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपना ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन का सारी डिटेल्स मिल रही है, फी पे करना है फी भी पे कर सकते हैं। बट ऑनलाइन में एक चीज है, मैं कह सकता हूँ ड्रॉबैक। सपोज अगर हमें फी पे करनी है, ऑनलाइन में सब कुछ सेट है कि इतनी फी है देन आपको पे करनी है और पर डे हिसाब से इतना फाइन लग जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट होके आ जाता है। बट अगर मैं ऑफलाइन पे हूँ, सपोज मेरी फीस 60 है, सर मुझे अभी ना 60 नहीं देनी, मुझे 50 करनी, चलो चाहे एक एप्लीकेशन लिख दो, मैं साइन कर देता हूँ, अकाउंट सेक्शन में दे देना, अकाउंट सेक्शन ने 50,000 ले ली और 10,000 बाद में ले लिया। बट ऑनलाइन में पहले से सेट है। छोटा सा एग्जांपल है, बढ़ी हुई कोई फीस आती है, सपोज वो उसके मॉड्यूल में सेट हो जाता है कि 1 लाख रुपए फीस है, ये करनी है, और लकली सेकेंड ईयर में क्या है, उसी बच्चे के लॉगिन में 1 लाख ही आ रहा है, 10,000 रुपए कम देना है बट वो 1 लाख ही आएगा। तो ये सारी चीजें सेट करानी पड़ती है। अगर कहीं कहीं होता 10,000 दे कम करके दिया, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके उसमें बैलेंस फी में शो होता रहेगा, ये होता है। बट उससे एक हेडिक खत्म हो जाती है कि टीचर्स कोऑर्डिनेटर्स किसी में बार बार आपको रिमाइंडर्स डालें, आप अपना देखो आपके सारा कुछ सिस्टम पे है, आपको हर चीज नहीं बताई जाएगी, आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ओपन करो, पूरी डिटेल आ जाएगी, इवन क्लास शेड्यूल, टाइम टेबल, डेट शीट, सब कुछ है, सिटिंग प्लान, सब कुछ आपके ही पोर्टल पे आ रहा है, आप अपना देखो, मुझे नहीं मतलब है। और पेपरलेस है तो अच्छी बात है, एक टाइप करके अपने उसमें डाल दिया एंड व्यू ओनली सब में दिख रहा है, तो आप लोग अपने अपने चीजें देखा करो। तो एक बेनिफिट्स भी रहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। और दूसरा चीज है, इसी ईआरपी में कुछ कॉलेजेस करते भी हैं कि एक सॉफ्टवेयर ले लिया, जैसे आपका क्या कहते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर, एक कंपाइलर, सारा डेटा हमारा उसमें स्टोर होता रहेगा। तो हमें क्या होगा, हर सेमेस्टर लैब में ना तो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने पड़ रहे हैं ना ही इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा टास्क होता है, अगर सपोज 60 या 100 कंप्यूटर हैं तो वो सारे सॉफ्टवेयर हटाएं, फिर दूसरे सॉफ्टवेयर डालें, तो इससे कहीं ना कहीं जितने मल्टीपल सॉफ्टवेयर पड़ेंगे तो सिस्टम भी हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम ऑनलाइन वर्चुअल क्या कहते हैं ऐसा कंपाइलर यूज करें, लिंक है, बच्चे की ईमेल आईडी पासवर्ड पड़ा हुआ है, वो अपने ही बच्चा उससे एक्सेस करेगा, सॉफ्टवेयर उसी में स्टोर हो, सॉरी डेटा जो भी आपने काम किया प्रोग्राम उसमें स्टोर है, प्रिंट आउट निकाल ले, जितने साल पढ़ेगा उसी कंपाइलर के थ्रू ही सारा कुछ काम कर रहा है, सारा डेटा उसका पड़ा हुआ, मींस फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक सारा डेटा वो निकाल सकता है बच्चा अपना, क्योंकि उसने वर्क किया हुआ है। और सबसे बेनिफिट है कि उसकी लॉगिन आईडी में उसकी हिस्ट्री डिटेल भी आ जाएगी, कितने समय तक ये लैब में बैठा, कितना क्या काम किया। और जब प्रिंट निकालेगा तो बच्चे के लॉगिन आईडी का ही सॉरी यूजर आईडी का ही सब कुछ वहां पे आएगा, तो पता चल जाएगा बच्चे ने काम किया, तभी वो बच्चे से यूज चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस बन जाती है। जैसे केमू सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा था, तो केमू सॉफ्टवेयर में एक अच्छी चीज थी, उसमें ऑनलाइन क्लास में का एक शेड्यूल आता है, गूगल वाला लिंक केमू में मैंने डाल दिया और बच्चा क्या करता है, अपने ऐप से जैसे ही लॉगिन करेगा बाय डिफॉल्ट उसकी अटेंडेंस बनती चली जाएगी। और वो बच्चा अगर 1 घंटे की क्लास में 5 बार या 6 बार लीव हुआ है फिर ज्वाइन हुआ है, वो भी सारी डिटेलिंग आ जाएगी, कितने कितने मिनट में वो लीव हो रहा है और कितने मिनट बाद आ रहा है, कितने ड्यूरेशन क्लास में रहा, तो वो सारी डिटेलिंग आ जाती है। तो ऑनलाइन में बेनिफिट्स उस जगह आते हैं, तो हमें ना ही अटेंडेंस कंपाइल करनी ना कुछ करना, बाय डिफॉल्ट वो अटेंडेंस उनके सॉफ्टवेयर में अपलोडेड हो जाती है। ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं ऑनलाइन में, तो वो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से यूज कर रहे हैं। ये है आपके क्लाउड सर्विसेज। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, इसमें क्या पे बाय यूज कंप्यूट मेमोरी डिस्क नेटवर्क, एग्जांपल आईबीएम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, अमेजॉन हो गया, EC2 हो गया, रैक स्पेस हो गया, ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में क्या क्या आ रहा है, डेप्लॉयमेंट हो गया, प्लेटफॉर्म, रन टाइम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम,
इनके एग्जाम्पल हैं IBM, ब्लूमिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, क्लाउडबीट्स, ये सारे के सारे आपके प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में क्या है, फंक्शनल स्पेसिफाई सब्सक्रिप्शंस बेस्ड एप्लीकेशंस ऑन डिमांड, एग्जांपल SendGrid, टिवोली लाइव, salesforce.com। सो काफी सारी और भी कंपनियां हैं जो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये क्लाउड लेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज है, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज है एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज है। नाउ टाइप्स ऑफ ए क्लाउड सर्विसेज, कौन कौन से टाइप और मतलब और भी सर्विसेज हैं। तो अदर, अभी हमने सर्विसेज में देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर, बट कुछ और भी सर्विसेज होती हैं, उसको भी देखते हैं, जैसे डेटा एज अ सर्विसेज। सो डेटा एज ए सर्विसेज में क्या है, डेटा आर स्टोर्ड ऑन द क्लाउड एंड मेड अवेलेबल टू यूजर ऑन डिमांड रिगार्डलेस ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशंस। वो है डेटा एज ए सर्विसेज। कुछ कंपनी प्रोवाइड करती हैं कि तुम डेटा का भी ध्यान दो, चलो ठीक, कोई बात नहीं, कैसे भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ए डेस्कटॉप एज ए सर्विसेज, मींस इस टाइप की सर्विसेज में हमें वर्चुअल डेस्कटॉप प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट ये स्टोरेज एज ए सर्विसेज, प्रोवाइड्स डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ओनली डेटा स्टोरेज। Next is a text environment as a services. So we can rent a text setup to quickly text or our applications. Next services is a security as a services. So we can allow the cloud provider to take care of the security. Now next is a application program infrastructure as a services, API. So basically API is a software services exposed as an application program interfaces. So it allowed user to access web services such as a Google Map, credit card processing and payroll processing. काफी सारी सर्विसेज थी। और उनके अलावा बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। सबसे पहले है बेनिफिट्स है स्केलेबिलिटी, सो एकोमोडेट वेरिएबल वर्कलोड्स, cloud infrastructure scales on demand. Next is a storage options. So user may select between public, private or hybrid storage choice based on their security needs and other factors. Means इस क्या क्या चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं एज ए यूजर। मैंने बार बार बोला है, अभी मैं अपना जितना बजट है मैं अपने उसी अकॉर्डिंग ही सर्विसेज लूंगा। मेरा बजट थोड़ा बढ़ जाता है तो उस हिसाब से यूज करूंगा। सो पब्लिक लेना है या प्राइवेट लेना है या हाइब्रिड लेना, ये हमारी चॉइस है और इसी हिसाब से सारी सिक्योरिटी हमारी मिल जाती है। सो कंट्रोल ऑप्शंस as a service options allow organization to choose their amount of a control. Now next is a security structure, virtual private cloud, encryptions, API keys are security element that assist keep a data safe. Now next benefit है data security. क्लाउड की जितनी भी क्लाउड प्रोवाइडिंग कंपनी होती है डेटा सिक्योरिटी का भी ऑप्शंस देती है, क्योंकि आजकल डेटा ही सबसे बड़ा ही देखना पड़ता है। क्योंकि मेरा अपना छोटा सा सेटअप है, मेरे सर्वर में डेटा भी स्टोर हो रहा, तो मुझे सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से मैं सिक्योरिटी भी लगानी पड़ेगी। तो मैं बिजनेस में ध्यान दूं कि सर्वर पे ध्यान दूं, डेटा सिक्योरिटी पे ध्यान दूं, बेटर है कि भैया आप ही देखो सारा कुछ। वो है सेविंग एज अ इक्विपमेंट, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, जितना पैसा उस हिसाब से मैं सारी चीजें देखूंगा। वो देखो पेमेंट, सीधी सी बात है, रेगुलर अपडेट्स ऑटोमेटिकली आपका आता रहेगा क्लाउड के थ्रू। कोलैबोरेशंस करा है एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। छोटा सा एग्जांपल है कि ऑन डिमांड सर्विसेज या जितना हम पे करते हैं उस हिसाब से काम होता है। आजकल काफी सारी बेटा कंपनी ऐसी हैं
मीन्स सपोज मेरा एक अपना सेटअप है, मेरी अपनी एक मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाया, समथिंग सब जो भी चीज़ चल रही है, मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन में मुझे ऑफिस सेटअप करना है। तो क्या होगा, या तो मैं एक प्रॉपर रेंट पे एक पूरा फ्लोर ले लूँ, फिर उसके बाद रेनोवेशंस कराऊँ, नंबर ऑफ चेयर्स लगवा दूँ, फिर वाईफ़ाई कनेक्शंस, एक सारी चीज़ें मैं रखूँ मैं। तो एटलीस्ट मेरा काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी लग जाएगा, टाइम भी लग जाएगा। तो मार्केट में आजकल क्या है ना, स्पेस के नाम पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल, कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ सीटिंग चाहिए, कितने नंबर आपके लोग बैठना है। सपोज़ मुझे 20 लोगों की सीटिंग चाहिए, तो एक फ्लोर में 20 चेयर हैं, पूरा मॉड्यूलर हर चीज़ मॉडिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें पर मंथ 1 सीट का उन्हें पैसा पे करना है। सपोज़ 20 सीटें हैं, ऐसे मेरा रेंट जा रहा है 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख नॉर्मल, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है। अगर मैंने सपोज़ 2 लाख का मैं रेंट भी दे रहा हूँ, फिर सफाई वाला नहीं आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सारा कुछ है, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। तो बेटर है कि 10 लोग, 15 लोग हमारे यहाँ पे इस ऑफिस में बैठे हैं, और पर बंदा मैंने 5,000 रुपए मंथली दे रहा हूँ, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 5,000 वो कैलकुलेट कर लो। मुझे इसमें ये हेडेक नहीं है कि लाइट नहीं आ रहा है, पानी नहीं आया है, सफाई वाला सफाई नहीं कर रहा है, वो सारा उनका अपना हेडेक है। मुझे नंबर ऑफ सीट देनी है बस। और कल के दिन मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं दूसरे लोकेशंस पे जाना, बस वो बंदे वहां चले गए, ना मुझे यहाँ की सीट लेके जानी है, ना मुझे यहाँ से सारा कुछ चीजें जैसे होता है ना, यहाँ पे सब खाली करके प्रॉपर जा रहा है, वहां पे ऑटोमेटिकली में मिल रहा है। आजकल इस टाइप की भी सब कुछ सर्विसेज चल रही हैं कि नंबर ऑफ सीट, या सपोज मेरे पास मुझे एक ऑफिस लेना है, बट मुझे ऑफिस जाना है, तो एटलीस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ेगा, चेयर, मेज, कुर्सी, टेबल, लाइट और एसी सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, तो बेटर है मैं इतने दिन बैठूंगा आके, मुझे इतने दिन का इतना इतना अमाउंट बताओ। सपोज आप एक दिन बैठे हैं, 1,000 रुपए देना है, मैं 20 दिन बैठ के जाके खत्म का, मुझे 20,000 मैंने दे के चला आया, बाकी 10 दिन का अपना देखें। या फिर मुझे इतने से इतने घंटे बैठना है, पर घंटे का बता दो, तो मुझे सब कुछ मिल रहा है, एटलीस्ट सेटअप पूरा बना, उस बीच में कोई दूसरा नहीं आएगा, मेरी टाइमिंग फिक्स है, उसके बाद कोई दूसरा बैठेगा। तो ये भी आजकल सारी चीजें चल रही है, सेम वही ऑप्शन इसमें भी है कि जितने जितना आप पैसा पे करोगे सर्विसेज मिल रहा है, हमें कोई सेटअप नहीं बनाना है। क्योंकि अगर मैं पूरा एक ऑफिस का सेटअप बनाऊंगा, तो 1,00,000 2 लाख रुपए मेरा अभी इनिशियल स्टेज पे लग जाएगा, ज्यादा भी लग सकता है। तो क्यों ना 1,00,000 2 लाख एकदम इनिशियल स्टेज पे मैं ना लगा के, वो और या 2 लाख रुपए 2-3-4 महीने में मेरे में धीरे धीरे जा रहे हैं, और एटलीस्ट मेरे पास अर्निंग स्टार्ट भी हो गई। मेरा एक साथ इतना बजट नहीं कि मैं एक साथ 4-5 लाख रुपए में पे कर दूं, इंस्टॉलमेंट में मेरा चलता रहेगा। 10,000 रुपए महीने की मैंने अपनी एक सीट ले ली है, एक छोटा सा केबिन पड़ा हुआ है, मैं जाता हूँ चला आता हूँ बस। अब दोपहर उसी में सफाई सारी चीजें यूज हो रही हैं। तो ऐसी सर्विसेज आजकल चल रही है, इवन मल्टीपल काफी सारे ऐसे शहरों पे चल रही है। इवन हर ऑफिस वाले करते भी यही है कि नया बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे, हर चीज करेंगे, तो बेटर है वो आप लो, हमें बना के दो, मुझे मैंने आपको पैसे पे कर दिए, बस हमें नहीं मतलब है। कल के दिन मुझे जाना है, तो वो सब कुछ तुम्हारा अपना, तुम देखो, मैंने पैसे किए, मैं कहीं और पे चला जाऊंगा। तो वो है ही, वो सारी की सारी चीजें चलती रहती है। सेम क्लाउड में भी यही चीज है। चैलेंजेस क्या क्या है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंजेस है, और ये हर जगह चलता है, चाहे आपका ट्रेडिशनल सिस्टम ही क्यों ना हो या किसी में हो, ये हर जगह आपका यूज होता है। क्वालिटी चाहिए, परफॉर्मेंस है, ये सारे के सारे आपके चैलेंजेस में आते हैं। पर सबसे ज्यादा मेजर इशू आता है आपका प्राइवेसी और सिक्योरिटी। हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, तो कैसे कर, वो सारा का सारा क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। सिर्फ बेसिक डिस्कशन था ये हमारा। नाउ
ये अभी आपके ब्लॉग से नहीं चल रहा, बस मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इसके बाद जो क्लास होगी वो आपके ब्लॉग के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज पढ़ा था वो हम डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मल बेसिक है, ये आपकी बुक से नहीं है अभी, ये मेरी अपनी नोट से है, वो है। सो अब डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, मॉडल कौन कौन से हैं, एंड क्या टेक्नोलॉजी हमारी यूज हो रही है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। मुझे सर्विसेज पता चल गए क्लाउड की। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर, एंड अदर देन और भी चीजें होती हैं। क्या चैलेंजेस होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये 3-4 चीजें थी उसमें। नाउ so basically cloud computing technology is used by both small and large organization to store the information in cloud and access it from anywhere at any time using the internet connections। ये बेसिक आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का काम करता है, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है। बेसिक थॉट यही है कि कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, चाहे आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, यूज कर सकता है, करता भी है। क्यों, किस लिए करता है? स्टोर द इंफॉर्मेशन इन क्लाउड, वो डेटा क्लाउड में स्टोर कर रहा है और उस चीज को एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कहीं से भी। या आपकी गूगल ड्राइव एक बेटर ऑप्शन होता है, नेटवर्क में है सारा डेटा, आपको गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है, आप यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो जब जब कोविड आया था कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट उसका एक चीज होता है ना कि आपदा में अवसर। मेरा सिस्टम कैसे काम करना, तो गूगल फॉर्म बनने स्टार्ट हो गए, सबकी इंफॉर्मेशन आ गई, गूगल शीट बननी स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन क्लासेस लेना हो गया, उस लेक्चर को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया गया। हम कैसे, सो सारा बेनिफिट स्टार्ट हो गया। तो लेक्चर भी पड़े होते हैं नेट पे, तो सारी चीजें हैं, अटेंडेंस है, चाहे गूगल शीट। मुझे डेटा चाहिए, नॉर्मल पहले क्लासरूम में जाते थे फॉर्म के थ्रू डेटा, तो गूगल ड्राइव के गूगल फॉर्म बना दिया या गूगल शीट बना दिया, सारा का सारा डेटा आ रहा आपके पास, तो बेनिफिट रहेगी आपके पास। सो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। कोई भी आर्किटेक्चर है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, पहला होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। अब आते हैं कि फ्रंट एंड क्या है। फ्रंट एंड, ये सामने जो चीज दिख रही है हमें, व्यू, फ्रंट, ये हमारा फ्रंट एंड है। अब कोई अगर हम डेटा स्टोर करते हैं कहीं पे भी, लिंक आएगा तो हमारा बैकएंड है, जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है वो हमारा बैकएंड चल रहा है, जो सर्विसेज चल रही हैं। फ्रंट एंड जो फ्रंट में हमें दिख रहा है वो हमारा फ्रंट एंड है, और जो बैक में हमारा यूज हो रहा है वो हमारा बैकएंड है, वो हमारा बैकएंड चलता है। तो 2 चीजें हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में, पहला आपका फ्रंट एंड है, दूसरा हमारा बैक एंड है। ये हमारा आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर पे पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है। ये है आर्किटेक्चर, ये क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। और फिर क्या आता है, इंटरनेट, और इंटरनेट के बाद आता बैकएंड। मींस फ्रंट एंड और बैकएंड के बीच में सारा कुछ कनेक्शन इंटरनेट का। बैकएंड में क्या क्या चीज आएगा, उसका एप्लीकेशन, उसकी सर्विसेज, रन टाइम, स्टोरेज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे मैनेज करना है, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैं एक अपने ही सॉफ्टवेयर का, अमेज़न का, ये है फ्रंट एंड, सॉरी, वो सर्वर थोड़ा हैंग हो रहा है। ये हमारा फ्रंट एंड है, सब कुछ फ्रंट है। अब हमें कोई चीज चाहिए, कोई करना है, माई कोर्स वर्क, इसके बैकएंड में क्या प्रोसेस हुआ है वो जानते हैं, सारी की सारी, ये हमारा फ्रंट एंड है। अब ये किससे कनेक्टेड है,
ये है आपका क्या कहते हैं आईपी एड्रेस है, सॉरी एड्रेस बार में जो भी उसका एड्रेस लिखा हुआ है, वेबसाइट एड्रेस सारा कुछ लिखा हुआ। अब ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अब ये कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या है, वो बैकएंड है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी मेजर्स, यहाँ पे जैसे इश्यूज आ रहा है कुछ, तो वो है सारी की सारी चीजें। तो वही है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में। मींस दो टाइप के होते हैं आर्किटेक्चर में, दो चीजें हैं, एक फ्रंट एंड होता है, दूसरा होता है हमारा बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड में जो क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हमें देखना है व्यू, और बैक एंड में कैसे एप्लीकेशन रन करेगा, कैसे सर्विसेज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चीजें देखनी है, सिक्योरिटी मेजर कंसर्न होता है एंड मैनेजमेंट। सो दीज आर बेसिकली आपका आर्किटेक्चर ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑप्शन है। फ्रंट एंड कि फ्रंट एंड है क्या? सो द फ्रंट एंड इज यूज्ड बाय द क्लाइंट। इट कंटेन्स client side interface and application that are required to access the cloud computing platforms. So the front end includes web server, including Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, thin and fat clients, tablets and mobile devices. Backend में क्या है? So the backend is used by the service provider. It manages all the resources that provide cloud computing services. It includes a huge amount of a data storage, security mechanism, virtual machines, developing models, server, traffic control mechanism. So ये हमारे फ्रंट एंड बैक एंड में चीजें आती हैं। Now component of a क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सो देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। फर्स्ट वन, क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट वन क्या है? क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ फ्रंट एंड कंपोनेंट, क्लाइंट का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये क्या है? इट प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड। पहला आपका है कंपोनेंट्स क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड है एप्लीकेशंस। सो द एप्लीकेशन मे बी एनी सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म दैट क्लाइंट वांट्स टू एक्सेस, एंड थर्ड वन इज ए सर्विसेज। A cloud services manage that which type of services you access according to the client requirements. So these are a component of a cloud computing architecture. First one, client infrastructure. Second one, applications. And third one is a services. So ये आपके cloud components हैं. Now अब आते हैं कि मॉडल कौन कौन से होते हैं जिनके थ्रू हमें काम करना हो। So according to National Institutions of Standard and Technology operate under the US Department of Commerce and has defined many of key concepts used in cloud computing. So basically 4 मॉडल्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग्स में, क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स में। कौन कौन से हैं? First one, public cloud. Second, private cloud. Third one is a hybrid cloud. And fourth one is a community cloud. कि पब्लिक में क्या है, प्राइवेट क्या है, हाइब्रिड क्या है और कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है। हमें बेसिकली ये मॉडल्स लेने पड़ते हैं कि हमें पब्लिक का लेना है कि प्राइवेट यूज करना है या फिर हाइब्रिड या कम्युनिटी। ये आपको एग्जांपल शो हो रहे होंगे। सो दीज आर सर। हाँ जी सर, आप जो स्लाइड्स से हम लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या वो ग्रुप में आप शेयर कर देंगे? व्हाई नॉट। ओके सर, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप में कैसे शेयर कर दूं? मैंने तो कोई ऐड नहीं हो बेटा उसमें। यस सर, मैं करता सर, मैं इनवाइट लिंक भेजता हूं। रुको, इनवाइट लिंक मेरा नंबर ये है 9718246894। ये माय नंबर है, ठीक है।
माय मेल, चलो मैं डिस्कस करता हूँ पढ़ाने से पहले। मोहित सर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो। अच्छा, एक चीज और है, आप ग्लोबली इसमें ज्वाइंट हुए हैं, खाली RC1 से नहीं, RC2 या अदर स्टेट से भी है ना? ऑल ओवर इंडिया से सर, ऑल ओवर। अच्छा, Yes, ऑल sir. ओवर इंडिया। ODL की यहीं पे क्लासेस चल रही हैं? OL और ODL दोनों है। सर OL ओके 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 ओके। सो आप लोग क्या कहते हैं इसमें, BCA किया हुआ कि BSc किया हुआ, BA जो आप MCA कर रहे हैं? सर मैंने तो BC किया हुआ है। BCA कहाँ से किया मोहित आपने? सेम इग्नू से ही किया हुआ है। इग्नू। सेंटर कौन सा था आपका, यही वाला? मेरिट ही था मेरा। कहाँ पे? मेरिट। अच्छा, मेरिट था। ओके, नो इश्यू। कोई अच्छा, हाँ नया चल रहा है इस समय, कोई बात नहीं, मैं मुझे भेज देना, मैं आपको ये एक एक करके नोट्स, ये बेसिकली मेरी अपनी नोट्स है, क्योंकि मैं विप्स गुलशन कुमार BCA विप्स GGS IPU। तो गुलशन, आपने फिर विप्स से आपने MCA क्यों नहीं किया? मैं ऑडिबल गुलशन? जॉब कर रहे हैं? अरे माइक म्यूट कर, अनम्यूट करो, थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है, हर चीज नहीं होती है। एनी प्रॉब्लम गुलशन? ऑफिस में बैठे हो क्या? नॉइस, ओके, इसका मतलब रास्ते में कहीं घूम रहे हैं। चलो कोई इश्यू नहीं है। जॉब कहाँ कर रहे हैं आप? किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं बेटा? सैमसंग में, ठीक है। तो मदान मैडम वगैरह ठीक है आपकी? क्या नाम उनका, एक मदान मैडम थी, रामा मैडम थी विप्स में। चलो ठीक है। तो मैं तो आता रहता हूँ विप्स में वाई लेने के लिए, हो सकता है मैं आपसे इंटरेक्ट ना हुआ हूँ कभी। नो इशू, मैं आपको लिंक आ चुका है, मैं भेज दूँ। पारुल मैडम थी, अच्छा एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा सारे के सारे नोट्स, नो इशू, एक एक करके। जैसे कि ये बेसिकली क्या है, जो नोट्स हैं अभी आपके क्या कहते हैं इसमें, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसके बाद फिर मैं आपके जो जो ब्लॉग में भी यही चीजें हैं, तो मैं एक हिसाब से एक ओवरव्यू में आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं पड़ेगा। तो काम करते हैं धीरे धीरे, कैसे क्या होगा कोई नहीं। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं वो, मुझे पता है जॉब लग गई तो जॉब करिए, और जो गाइडेंस चाहिए आप मेरे से बात करते हैं। मैं भी बेटा एक IP के ही कॉलेज से ही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा सेटअप होता है, चाहे इग्नू हो IP हो, मेरा भी अपना सेंटर था, बट अब मैं ध्यान नहीं देता हूँ, तो आता रहता हूँ मेरिट वगैरह में। तो काफी बच्चे हैं, 1 मिनट जस्ट आगे पढ़ाने से आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है ना? तो मैंने भी चैट बॉक्स BC इग्नू से करा था। Yes, sir. ये चलो अच्छी बात। सर नेम और एनरोलमेंट इनफ है ना? नेम एंड एनरोलमेंट भी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। सर मैंने नहीं किया, 1 मिनट। चलो लिख के भेजो। सर मैंने नहीं करी, 1 मिनट रुक जाइए। भेज देगा, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट मार लूंगा ना मैं आपके अटेंडेंस। गुलशन कुमार, ओके, अश्विनी गुप्ता, हो गई सबकी अटेंडेंस? शमशाद, नहीं सर, 1 मिनट मैं लिख रहा हूँ। लिखो लिखो बेटा। सीमा, दोबारा मत लिखना, जिन्होंने लिख दिया वो ठीक है बेटा।
क्योंकि फिर मैं फ्री होके थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मैं। सर प्रोजेक्ट में थोड़ा गाइडलाइंस चाहिए था। बिल्कुल मैं बता दूंगा अभी। आदिल जमाल, ठीक है, हो गई सबकी अटेंडेंस? जी ओके, जस्ट मिनट। तो बाद में फिर मैं एक्सेल में कन्वर्ट करूंगा। एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लूँ मुझे ना। ये कौन अभी किसने इनपुट किया इसमें मैसेज? राजेश बाबा, लास्ट किसका है? इसके बाद भी 3 आए, शिवानी, राजेश और निशांत। बेटा आप लोग काफी देर से आ रहे हैं। प्राची हो गई, सुविधा हो गए। नहीं सर, I have already given my attendance in the start itself, sir. तो फिर नो इश्यू बेटा, बार बार नहीं लिखना है, ठीक है प्राची? जी जी, मुझे लगा दोबारा एक बार भेजना। थैंक यू ना 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 ना, मैं अब इकट्ठे, अब मैं कॉपी पेस्ट कर, जिन्होंने चैट बॉक्स में पहले लिख दिया है, नो इश्यू, ठीक है? थैंक यू सर। ओके ओके ओके, चलो मैं लिख लेता हूँ, अगर इनकेस मेरे से कहीं छूट गया होगा। मुझे 2 बार अटेंडेंस लगानी पड़ी, क्योंकि मुझे एक्सेल में इसको कंपाइल करना है। अब एक्सेल में कंपाइल करने के लिए एटलीस्ट अब मेरे लिए, क्योंकि डेटा आया नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से। चलो आगे स्टार्ट करने से पहले किसका था क्वेश्चन? था अश्विनी, आपका था? हाँ जी सर। थर्ड सेमेस्टर में है आप लोग, तो ठीक सर। आपका यानी सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर, ठीक है। आपका शायद आई थिंक 5th सेमेस्टर हो या अभी कभी हो, आपका एक सिनॉप्सिस अप्रूवल के लिए डालना पड़ेगा। सर हमारा सर, 4th MCA सेमेस्टर में है। हाँ, एमसीए में 4 सेमेस्टर, थर्ड में सेमेस्टर देना है। अच्छा अच्छा, BCA में ठीक एक है। सेमेस्टर देना था। अच्छा हाँ, 2 सेमेस्टर का हो गया, सॉरी 2 साल का हो गया है, ठीक ठीक। हाँ, न्यू सिलेबस आने इसलिए। हाँ हाँ हाँ, मैं पुराने पे ध्यान चला गया था। देखो, एक कोई प्रोजेक्ट है, सपोज कोई भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको पहले क्या सिनॉप्सिस देनी पड़ेगी। सिनॉप्सिस जो उसकी गाइडलाइन होगी, सिनॉप्सिस बेसिकली एक हिसाब से किसी भी प्रोजेक्ट का आपका ब्लूप्रिंट होता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और उसमें क्या क्या मेन चीजें आएंगी प्रॉपर। एक मिनट, सिनॉप्सिस में आपको देना है प्रोजेक्ट का, पहले कोई भी प्रोजेक्ट का आपने टाइटल देखा है, तो उसके बाद आपको जो इंडेक्स बनाना है, आपको इंट्रोडक्शन है सबसे पहले,
प्रोजेक्ट के बारे में जो आप बना रहे हो, छोटा सा 1 पेज का इंट्रोडक्शन होगा। देन उसके बाद आप लिखोगे उसके ऑब्जेक्टिव आ गया। देन आएगा एसआरएस से रिलेटेड, इन द सेंस कि आप कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, ये सारी चीजें एटलीस्ट आपकी आएगी। ये सिनॉप्सिस से रिलेटेड आएगा। देन फिर आपका आएगा डिजाइनिंग के पार्ट ऑफ व्यू से, मीन जो आप क्या कहते हैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, मीन आपका डीएफडी होगा। डीएफडी प्रोजेक्ट में 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल तक इनफ है, 3 लेवल लेके जाना नहीं है। रीजन 3 लेवल का अगर आपका बन रहा है 3 लेवल तो आप बना सकते हैं, काफी बड़ा होगा। देन ईआर डायग्राम, ईआरडी होगा, कुछ आपके कुछ यूज केस से रिलेटेड होंगे, कुछ डायग्राम्स वगैरह, ये सारी चीजें। बट डीएफडी, ईआर डायग्राम एंड जो है आपका टेबल, जिसे कहते हैं डेटा डिक्शनरी, डेटा टेबल्स, या आपका डेटाबेस, मैं यहाँ पे सिंपल सा टेबल लिख रहा हूँ। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में डीएफडी या डीएफडी अगर नहीं है, ईआर नहीं है और आपका टेबल नहीं है, तो प्रोजेक्ट आपका कभी भी सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होगा। तो 3 चीजें आपकी हो गई, यूज केस डायग्राम हो गया, कुछ और भी चार्ट हो गए, वो आप बना सकते हैं। ठीक है। कुछ अगर कौन कौन सी हम इसमें टेस्टिंग यूज करेंगे उसके बारे में आपको लिखना है। ये है सिनॉप्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्टिंग हो गया, एटलीस्ट सिनॉप्सिस मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए वैसे ही ना। हाँ जी बेटा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो भेजी, स्लाइड वही पॉइंट्स ना। मैं भी देख रहा हूँ, साइनॉप्सिस तो देख के मतलब जस्ट मिनट। हाँ, मतलब आपने लिखा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन, जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया, ऑब्जेक्टिव बता दिया। हाँ सॉरी, मैं कैटेगरी लिखना भूल गया, प्रोजेक्ट की कैटेगरी था आपका, ठीक है, ओके। देन ड्रॉबैक आपने लिखा, अच्छी बात है, ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट अगर लिखा है, दैट्स मीन जो मैंने एसआरएस की टूल की बात कर रहा था वही आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आ गया। सॉफ्टवेयर जो आपके बारे में, जैसे मैंने लिखा डीएफडी, ईआर डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट है, जैसे मैंने आप बात कर रहा था यूज केस हो गया, कोई दूसरा आपका चार्ट हो गया, या क्लास डायग्राम हो गया, यूज केस डायग्राम आ गया। मॉड्यूल्स लिखा, ठीक है, आपने इस चार्ट के बारे में लिखा है, अच्छी बात है। देन टेस्टिंग हो गया, टेस्टिंग में आपने वैलिडेशन, ओके, मैकेनिज्म है, फ्यूचर स्कोप है, लिमिटेशंस है, बिब्लियोग्राफी। हाँ, ये सारी चीजें बेटा होनी चाहिए। हाँ, ये सारी में हाँ, वही सेम हर प्रोजेक्ट में, सिनॉप्सिस में यही चीजें चलती हैं। एटलीस्ट आप देख लो 25 पेज, 30 पेज, 40 पेज, जिस हिसाब से आपका हो सकता है, क्योंकि इनमें से सबसे मेन पॉइंट होता है डीएफडी, ईआर डायग्राम, डेटाबेस की टेबल, डेटा डिक्शनरी। हाँ, अगर ये तीनों चीजें, सर क्लास डायग्राम एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम सर, इज इट वो- मैंडेटरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट बना लोगे तो आपका क्या कहते हैं अप्रूवल के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये चार्ट थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये चार्ट वगैरह होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ना तो कोडिंग का भी पार्ट लगा हुआ है, ना ही आपका फ्रंट एंड लगा हुआ है, और भी मेजर चीजें नहीं लगी पड़ी। सिनॉप्सिस में हम ये चीजें यूज कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोई गाइड हो, गाइड का बायोडाटा जिसे कहते हैं सीवी, वो सीवी होनी चाहिए। देन उस गाइड का एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये दोनों चीजें सिनॉप्सिस के साथ में जाएगा। सबसे पहले उसका फ्रंट पेज लग रहा होगा, जो टाइटल लिखा होगा। एक क्या कहते हैं सिनॉप्सिस अप्रूवल का एक लेटर होता है, जो एक आपको गाइडलाइन में दिखा होगा, वो फ्रंट पेज लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आप इंडेक्स लगाओगे, इंडेक्स के बाद में आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लगेगी, आपकी गाइड की सीवी लगेगी, गाइड का आईडी लगेगा। उसके बाद फिर प्रॉपर आपका स्टार्ट हो जाएगा सिनॉप्सिस में जो आपका लगेगा। और सिनॉप्सिस आपकी स्पाइरल बाइंडिंग आती है। स्पाइरल बाइंडिंग ही आपको आपके जो नियरेस्ट रीजनल सेंटर होगा वहां पे आपको सबमिट करना, नियरेस्ट करना, जिस आप रीजनल सेंटर से आप अटैच्ड होगे वहां सबमिट होगा। 1 मिनट प्राची। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, सिनॉप्सिस हो जाएगा तो या तो आपको मेल पे बताएंगे या फिर आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा। तो फिर अप्रूवल अगर सिनॉप्सिस की अगर हो जाती है, देन आपको फिर एक उस सिनॉप्सिस से रिलेटेड जो आपको प्रोजेक्ट देना है
वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर तैयार करना, वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इन प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा लिखना है, इंट्रोडक्शंस भी लिखना है, फिर पूरा टेस्टिंग आपको डिफाइन करना, उसमें कोडिंग भी लगेगा और फ्रंट पेज जो आपके बन रहे हैं वो भी सारी चीजें आपकी बनेगी। तो एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा 150 से 200 पेज का, बिब्लियोग्राफी फ्यूचर। बट प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करोगे उसके पहले जो आपने सिनॉप्सिस सबमिट करी है वो सिनॉप्सिस वो भी आपकी लगेगी स्टार्टिंग में, और जो प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेटर आता है वो भी लगेगा। ये सब हार्ड बाइंडिंग होती है, ब्लैक कलर ब्लू कलर के जो थोड़ा सा हार्ड होता है वो बाइंडिंग आपको रीजनल सेंटर, गोल्डन ब्लैक में आता है, गोल्डन ब्लैक वो आपको, हाँ वो आपको सबमिट करना पड़ेगा रीजनल सेंटर पे। अब आते हैं इसका थर्ड फेज, जब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका क्या कहते हैं, अभी बता रहा हूँ निशांत, जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब अप्रूव हो जाएगा फिर आपको वाइवा के लिए बुलाएंगे। ये 3 फेज चलेंगे एक प्रोजेक्ट के लिए। अब इनमें से कोई भी अगर एक ब्रेक कर गया ना तो फिर से फर्स्ट फेज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सपोज किसी बच्चे का, भगवान ना करे ऐसा ना होना चाहिए, रिपोर्ट कर रहा हूँ, वाइवा गड़बड़ हो जाता है और उन्होंने उसमें बैक लगा दी, तो आपको फिर से सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सारा सेंड करना पड़ेगा। ये चीजें हैं। निशांत आपने पूछा था ओडीएल वालों का गाइड कौन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जिस रीजनल सेंटर से अटैच हैं या जो भी स्टडी सेंटर है आपका, आप एक बार उनसे बात करो, या फिर कोई आपके नॉलेज में कोई एक्सपीरियंस पर्सन है एमसीए जो काफी पुराना हो, या फिर किसी कंपनी में कोई जॉब कर रहा हो उसका एक्सपीरियंस है, तो वो आपका गाइड, बेसिकली गाइड कम क्या है, उसका एक रिज्यूमे चाहिए होता है और आपका उसका एक सीवी चाहिए होता है, वो आपका साइन चाहिए, सॉरी हाँ सीवी कह रहा हूँ, रिज्यूमे हो गया और आईडी, उसके सिग्नेचर सब कुछ उसमें लगेगा। वो अगर कोई आपका है नॉलेज में आप उनसे करवा सकते हो, ये एक फॉर्मेलिटीज है। और आईडी प्रूफ इसलिए मांगते हैं, बच्चे किसी का भी रिज्यूमे फर्जी बना देते थे और सबमिट कर देते थे, वो है कि नहीं है मालूम नहीं पड़ता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। हाँ प्राची आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? जी सर, मेरा एक बस यही क्वेश्चन था कि जैसे अब मेरा जैसा एमसीए ओएल है सर, तो मेरे को कहाँ पे सबमिट करना होगा? सिनॉप्सिस लाइक मेरे को एलएमएस पे ही सबमिट करना है या फिर रीजनल सेंटर में हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी? रीजनल सेंटर, आपका रीजनल सेंटर, आप किसी ना किसी रीजनल सेंटर से तो होंगे ना आपका। ओएल वाले का तो सर एलएमएस पे ही अपलोड होता है ना सर, रीजनल सेंटर तो हम लोग का आरसी दिल्ली बनी ही है सर। अरे अच्छा ठीक, हाँ ओएल आपका सब कुछ ऑनलाइन होगा, एलएमएस पोर्टल पे होगा सिस्टर, हाँ, एलएमएस पोर्टल पे थैंक यू। सब कुछ देखो, जिनका असाइन जो क्या कहते हैं ओएल वाले नहीं है, नॉर्मल है, उनका स्टडी सेंटर में आपके अपने असाइनमेंट्स होंगे, रीजनल सेंटर पे वो सारी चीजें होती। बाकी जिनका अपना ऑनलाइन वाला, सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे सारा कुछ आप अपलोड करिए, सो टेंशन नहीं है। अपलोडिंग कर लेंगे तो प्रॉपर पीडीएफ आप बना लेना, और जब वाइवा होगा तो मे भी आपसे क्या कहते हैं एक अलग से कॉपी बना के रखना, वाइवा के लिए आपको बुलाएंगे कंसर्न डेट के लिए, वो देखते हैं, और अगर सॉफ्टवेयर रन करा के दिखा सकते हैं सो फॉर सो गुड, ठीक है। और जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके डेटाबेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेटाबेस मींस क्या होता है, पूरा डेटाबेस हो गया, नॉर्मलाइजेशंस हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, और आपका फिजिबिलिटी से रिलेटेड आ जाएगा कि टेक्निकल बिहेवियर, ये सारी चीजें हैं। कोडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन, कैटेगरी हो गया कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्यूचर स्कोप, ये सारे बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। आपको बिल्कुल पेन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, आपके रिज्यूमे इजी सा हो जाएगा। जस्ट मिनट, वैसे इंट्रोडक्शन का मतलब प्रोजेक्ट इंट्रो की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं उसमें। बिल्कुल जस्ट प्रोजेक्ट बड़ा है क्या, अगर आप लोग पहली बार बना रहे हैं तो जस्ट मिनट, बीसीएम बनाया तो था, बीसीएम आप लोग बनाओगे जो क्या कहते हैं, जो जिन्होंने इग्नू से नहीं किया होगा। हाँ अदर, हालांकि हमारा तो गाइड भी दत्ता सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो तो आपको गाइड कर देंगे अच्छे से, नो इश्यू। साइन के लिए बहुत मिस्टेक निकाली उन्होंने, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल। देखिए कोई भी गाइड होंगे, एक बार वो देखते हैं। सर एक गाइड कितना प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं सर? देखो 5 से ज्यादा नहीं,
पहले अच्छा, 8 1 बाय 5 बनवा सकते हैं। नहीं 8 होते हैं, मैं मानता हूँ, बट 5-6 ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8 में फिर तो मैक्सिमम हो गए, थोड़ा एक आध कम करके रखो, ज्यादा सही है। आप ही बताओ, अगर इग्नू ने कभी देखा कि आप 8 लोगों को पैरेलल कैसे बता सकते हो बेटा? सर ये रिपोर्ट है, 2-3 तो चलेगा ना सर? आराम से 5 चल जाता है। ओके, थैंक यू सर। ये देखिए ये एक रिपोर्ट है, ये बीसीए की है, बट लमसम एमसीए की भी ऐसी होती है। सपोज द प्रोजेक्ट इज ए ऑनलाइन कुरियर एंड कार्गो सिस्टम, ये बेसिकली रिपोर्ट बनानी है आपको। तो प्रोजेक्ट के बारे में लिखा, क्या क्या मॉड्यूल है, डिस्क्रिप्शन सब कुछ इन्होंने लिख दिया। फिर प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा, कहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं, फिर उसकी कैटेगरी के बारे में आया। अब आते हैं टूल्स एंड कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, कौन सा लेयर है। फिर सिस्टम एनालिसिस पे आ रहा है। बेसिकली ये जो भी प्रोजेक्ट की गाइडलाइन यूज करनी है, आपको एसडीएलसी से रिलेटेड ही लेके आना है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें जैसा जैसा मॉड्यूल लिखा वैसे ही आपको यूज करने हैं। तो ये है पूरा सिस्टम एनालिसिस किया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस भी, देन फेजिबिलिटी भी पार्ट है आपका, कि आपका टेक्निकल, ऑपरेशनल, इकोनॉमिक फेजिबिलिटी। कोई भी सिस्टम एनालिस्ट होगा ये सारी चीजें चेक जरूर करेगा। इकोनॉमिक के बारे में लिखना है, कैसे क्या है जो आप प्रोजेक्ट में बना रहे हैं। फिर थोड़ा पेज बढ़ाने के लिए जो ASP.NET के बारे में लिख दिया इन्होंने, पहले बनते थे .NET फ्रेमवर्क के बारे में लिख दिया, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ASP में, या सपोज आप कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। C# यूज़ किया तो उसके एडवांटेजेस क्यों यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में लिखा है। SQL यूज़ किया तो SQL के बारे में लिख दिया। अब आते डिज़ाइनिंग क्या क्या इसमें है, ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग के बारे में लिख दिया इन्होंने। कौन कौन से मेथोडोलॉजी यूज़ किया है उसके बारे में लिखा हुआ है। देन DFD 0 लेवल, 1 लेवल और के बारे में लिखा, 0 लेवल की DFD बनी हुई है, देन 1 लेवल की DFD है। फिर ER डायग्राम आ गया, ये कुछ उसके फ्लो डायग्राम बना दिया। टेबल है, कितने टेबल्स हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है, तो याद होनी चाहिए। अब जैसे टेबल बना रहे हैं, फील्ड का नेम है, डेटा टाइप कैसा ले रहा है, डिस्क्रिप्शंस क्या होगा, की के कॉन्स्टेंट क्या है, कहाँ पे प्राइमरी है, कहाँ पे फॉरेन की है, क्या सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन है, ऑफिस रजिस्ट्रेशन है, ऑफिस रजिस्ट्रेशन में लॉट है, ये सारी टेबल 6, टेबल 8, 9। एटलीस्ट इन्होंने नंबर ऑफ कितने लिए हैं इन्होंने, हाँ 24-25 इन्होंने टेबल यूज़ किए हैं। फिर प्रोजेक्ट का मॉड्यूल्स, कौन कौन से मॉड्यूल हैं, अगर 15 मॉड्यूल उन्होंने यूज़ किया, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, स्टेटस, डिज़ाइन मेकर, सारा कुछ है, उसके बारे में लिखा कैसे कैसे यूज़ होगा। तो एटलीस्ट आपके पेज बढ़ते चले जाएंगे। फिर माय मॉड्यूल्स में एडमिनिस्ट्रेशन, यूज़र, अब ये आते हैं फ्रंट पेज। ये भी स्क्रीनशॉट लगानी पड़ेगी, होम पेज का ऐसा आएगा, ये नेक्स्ट ऐसा लॉगिन का आएगा, ये ऐसे ऐसे करके इन्होंने बना दिया। फिर इसके बाद आपकी प्रॉपर कोडिंग आ जाएगी, सब कुछ SDLC के फॉर्म में चल रहा है। ये कोडिंग, हर चीज़ की कोडिंग अपना अलग अलग है, ये सारी कोडिंग चल रही है आपकी, और कोडिंग से ही पेज थोड़ा भर जाता है, बड़ा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टेस्टिंग के बारे में आ गया, कौन कौन सी टेस्टिंग यूज करनी है। इम्प्लीमेंटेशन, भाई कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशंस, क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं यहाँ पे। लिमिटेशंस क्या है प्रोजेक्ट की, ये जरूरी होती है, ये भी लिखना जाएगा कि क्या क्या मेन लिमिटेशंस हैं। और देन फ्यूचर स्कोप क्या होगा, और बिब्लियोग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये एक छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट है जो करीब करीब 100 पेज का है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। और गाइडलाइन आप देख सकते हो, नेट पे भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो भी आप देख सकते हो। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है मैं आपको गाइड कर दूंगा, मतलब बता दूंगा कैसे कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर है, कोई ऐसा इशू नहीं।
ठीक सर है। एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने दिखाया तो सर हमें भी इसे सॉफ्ट कॉपी में बना के फिर उसको प्रिंट करा के और वो स्पाइरल बाइंडिंग करके सबमिट करना है सर? जी बिल्कुल। अच्छा आपका तो ऑनलाइन है? हाँ जी। देखो बेटा पीडीएफ बनानी पड़ेगी, रीजन हाँ क्योंकि सिग्नेचर होंगे गाइड के। जी सर। देखिए आपका ऑनलाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रिंट नहीं निकालना है क्योंकि आपका तो स्पाइरल से लेना ही देना नहीं है। तो आपने जो ये वर्ड में बनाया सॉफ्ट कॉपी, इसकी पीडीएफ बना लेना, ये नॉर्मल वर्ड जो भी चीजें हैं। अब जो अप्रूवल का लेटर, फ्रंट पेज का लेटर होता है अप्रूवल वाला, वो आपको फिल करना है। रिज्यूमे, आईडी, ये सारी चीजें हैं, तो 2-3 का वो पीडीएफ बनेगी और जो आपकी सिनॉप्सिस पीडीएफ, इन दोनों पीडीएफ को एक साथ मर्ज कर देना। ओके सर। मर्ज करके वो आप अपलोड कर दोगे। सर तो कोई ऐसा एक डाउट था सर। जी बताइए सर, वो जफर। जो कोड जो होगा सर, वो उसको हम नोटपैड में या एमएस वर्ड में लिख लेंगे, या फिर वो जब वीएस कोड पे करेंगे सर तो स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं, क्या करेंगे कोड का सर? आपकी अपनी चॉइस है। स्क्रीनशॉट लगाने से ये बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर देना, दिख जाए कि बच्चे ने वीएस कोड में काम किया है। नॉर्मल उसमें भी आपने सपोज वीएस कोड में नहीं किया, वहीं से सीधे, अगर कुछ बच्चे सीधे सीधे वहां से कोड कॉपी किया और सीधे वर्ड में पेस्ट कर दिया, वो भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। और स्क्रीनशॉट आप ये भी कर सकते हैं, सपोज लॉगिन का फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज बना, फ्रंट पेज की स्क्रीनशॉट और उसी के नीचे आप उसकी कोडिंग की भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। वो सर आपकी स्क्रीनशॉट में सर ज्यादा क्लैरिटी रहती है सर, इसलिए मैंने हाँ, पूछा बिल्कुल, कि बिल्कुल, वो मैं आपकी लगाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? असाइनमेंट में भी मैंने सर स्क्रीनशॉट ही लगाया है, अभी भी जो मैंने किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट लगा दो और थोड़ा सा एक पेज में एक स्क्रीनशॉट लगाओगे ना, थोड़ा सा बड़ा कर दो, उसको बड़ा कर देना तो दिखता भी रहेगा। और Yes, सामने जो एग्जामिनर इवेल्युएटर होगा उसे भी पता चलेगा कि आपने उसके थ्रू काम किया हुआ है, तो वो इजी वे में उसको चेक भी कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस सर, उसमें सर फाइल स्ट्रक्चर वगैरह भी दिखता रहता है ना, हाँ, वीएस कोड वगैरह। सारी चीजें दिख जाएगी। यस यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। यस सर। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके नेक्स्ट क्लास 1 बजे से है ना? यस सर। हाँ 1 बजे फिर ज्वाइन करते हैं, फिर मैं आगे का मॉड्यूल स्टार्ट करता हूँ सारी चीजें, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऑफिस यहीं पे ही है, क्या कहते हैं, मैं आईपी से एफिलिएटेड हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल। कॉलेज नेम इज कॉम IT, शेख सराय फेज 2 नियर PSRM हॉस्पिटल। सो इन केस किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप आ सकते हो बिना किसी इशू के, ठीक है। सर ऑनलाइन वाले के लिए सर? ऑनलाइन वाला के लिए देखते हैं बेटा क्या कर सकते हैं, ठीक है, डोंट ओके वरी। सर, बस सर थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होगा सर, बाकी हाँ चीजें कोई दिक्कत नहीं। कोई, आप कहाँ रहते हो जफर, यहीं के आसपास रहते हैं? नहीं, मैं तो सर अभी मैं पटना से हूँ बेसिकली सर, बट अच्छा, दिल्ली अच्छा, आना है अच्छा। मुझे 17 को। संगम चलो विहार। ठीक है। ओके सर, थैंक यू कहाँ सर। रहते हैं अश्विनी? संगम विहार सर। तुम तो पास में हो। सर कॉम IT भी आए हो पहले। आप आए हो, कब आए हो? बैचलर्स के टाइम पे। BCA? सर मैं पाइनियर का था बैचलर्स के टाइम पे, हाँ BCA में। और मेरे फ्रेंड्स कॉम IT के थे। क्या नाम है? फरमान सर गुप्ता, ये सब थे। फरमान गुप्ता? फरमान सर गुप्ता, ये सब। अच्छा शगुप्ता। हाँ सगुप्ता। हाँ 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 हाँ, ये बहुत पहले की बात है, कोविड के पहले की बात है। हाँ मैं उन्हीं के बैच में था। अश्विनी तुम आए हो, मैं देखा होगा, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ देखा हुआ होगा मेरे को सर। ये आप जानते होंगे मुझे आप? हाँ बाय फेस जानता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, याद आ गया। फरमान शगुप्ता छोटी सी बच्ची थी। हाँ छोटी सी थी, दूसरी थी उसके साथ, और भी थे काफी सारे। और भी सारे थे काफी। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिलते हैं फिर 1 बजे। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर हैव अ नाइस सेशन सर। थैंक यू। थैंक यू।